स्वागत करती हूं सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी आपका और साथ ही डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय आपका भी बहुत बहुत स्वागत भारत 24 के इस मंच पर। और डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय, सबसे पहला सवाल आप ही से, क्योंकि भारत में हमने देखा आयुष्मान योजना आई और आयुष्मान योजना आशा की किरण के तौर पर आई। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे या क्या सोचते हैं इसको लेकर आप? देखिए, आयुष्मान योजना जो है विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। माइक थोड़ा क्लोजर करेंगे। जिसने करीब 40 करोड़ परिवारों को, पॉपुलेशन को उसने अभी कवर किया हुआ है और धीरे धीरे कई और वर्ग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। जब ये योजना शुरू हुई थी, ये इतनी विराट थी और ये इतनी विशाल पॉलिसी है कि इसको ठीक करते करते, इसमें और चीजें जोड़ते जोड़ते, इसको और बेहतर करते करते कई साल लगे हैं। और अब हम लोग काफी कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के बाद किसी नतीजों, ऐसे पॉलिसीज पे पहुंच रहे हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर शायद सरकार अनाउंस करेगी इलेक्शंस के बाद। एक तरीके से मिनिमम हेल्थ गारंटी सरकार देगी और आयुष्मान में हम 100% पॉपुलेशन कवर हो जाएगी। तो सरकार ने हर सिटीजन को एक मिनिमम हेल्थ दे देगी। अब उसके ऊपर आपको यदि ज्यादा अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको ज्यादा अच्छी सर्विसेज चाहिए, तो आप उसके ऊपर एड ऑन पॉलिसी ले लीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी आयुष्मान योजना मेडिक्लेम पॉलिसी से जुड़ने वाली है और वही लोग इस पॉलिसी को चलाएंगे। तो ये मैं एक बहुत अच्छी एक वो देख रहा हूं कि अब सरकार के ऊपर जो एक प्रेशर है, सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर, सरकारी नर्स, उन चीजों से बहुत जल्दी सरकार अब मुक्त होगी और ये प्रेशर उनका खत्म हो जाएगा। और ये जो कहने को रहता है हमेशा कि अरे सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा, ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब सब कुछ आयुष्मान के थ्रू हुआ करेगा। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। आईसेक ग्रुप के साथ शुरुआत करूंगी कि कैसे इसकी नींव पड़ी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, आईसेक ग्रुप किस तरीके से काम करता है, ये भी बताएं। जी, आईसेक ग्रुप आज एक लीडिंग सोशल एंटरप्राइज है। हमारा जो काम है वो सोशल इम्पैक्ट और कमर्शियल ऑपरेशंस के बीच के बैलेंस को तय करता है। आईसेक की शुरुआत तब हुई थी जब इंडिया में साइंस और आईटी एंड डिजिटल पॉपुलराइजेशन हो रहा था और हमारे जो ग्रोथ थे और हमारा जो विजन था उसमें सिर्फ दो बातें थी। एक कि जो पूरी सूचना क्रांति है, जो पूरी आईटी रेवोल्यूशन है, वो रूरल एरियाज में कैसे ले जाया जाए, और दूसरा इस काम को करते करते हमें अपने भारतीय भाषाओं और खासकर हिंदी में काम करना है। तो आईसेक ग्रुप ने सबसे पहले कंप्यूटर और डिजिटल लिटरेसी की शुरुआत हिंदी में करी। आज मध्य प्रदेश में हमें गर्व है कि बहुत सारे छात्र जो आईसेक से डिजिटल लिटरेसी प्राप्त कर चुके हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। वहां से बढ़ते हुए हम शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में आज देश भर में लगभग 20 राज्यों में अपने काम के साथ हम लोग प्रेजेंट हैं और लगभग 400 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी प्रेजेंस है और 20,000 केंद्र हमारे अलग अलग G2C सर्विसेज, B2C सर्विसेज, स्किलिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन की सर्विसेज को लेकर काम कर रहे हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में आपकी तरफ से बड़ी क्रांति लाई गई सिद्धार्थ जी, और वर्तमान में भी कई ऐसे काम हैं जो आपकी तरफ से किए जा रहे हैं। बैंक्स के साथ आपने कियोस्क को अटैच किया है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, बहुत सारे लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि एक पैरेलल बहुत बड़ा बैंकिंग अर्थव्यवस्था हमारी देश में पिछले 10 साल में बनी है। हम लोग लगभग जो फॉर्मल बैंकिंग चैनल है उसको जानते हैं, पर एक रूरल बैंकिंग चैनल की शुरुआत आरबीआई की फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम के अंतर्गत की गई और उसके अंतर्गत देश भर में रूरल एरियाज में और सेमी अर्बन एरियाज में बैंक्स के एक्सटेंशन काउंटर्स या बैंकिंग कियोस्क खोले जा रहे हैं, जिसमें एसबीआई और अब तो सारे पीएसयू बैंक्स आगे काम कर रहे हैं। तो आईसेक एज अ चैनल पार्टनर ने लगभग 8,000 ये बैंकिंग कियोस्क एस्टैब्लिश किए हैं। तो देश भर में जितने प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट खुले हैं वो इस चैनल के माध्यम से खुले हैं। देश भर में जितना डीबीटी ट्रांसफर होता है वो इस चैनल के माध्यम से डिसबर्स होता है। और कोविड के दौरान जो एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज जिन्होंने वो इम्पोर्टेंट अमाउंट जो
सरकार ने राहत के तौर पे उस समय अनाउंस किए थे, सिर्फ इस चैनल के माध्यम से वो ग्रामीण और लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक पहुंचे। सो आईसेक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन के और फाइनेंशियल लिटरेसी के उसमें काम कर रहा है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन में आज लगभग 8 राज्यों में हम SBI और अन्य बैंकिंग पार्टनर्स के माध्यम से लास्ट माइल कनेक्टिविटी और बैंकिंग से आम आदमी को जोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आम लोगों को जोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छी बात यह है कि इसमें सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो शायद आपके लिए मददगार इस ध्येय को पूरा करने के लिए रहती होंगी। लेकिन डॉक्टर सुबोध, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने बात की कि ये समस्या ही खत्म हो जाएगी कि सरकारी अस्पताल में इलाज और ये वो बहुत सारी बातें हैं, दिक्कतें रही हैं, चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये तो है कि प्रदेश की मैं बात करूं या ओवरऑल देश की जितनी पॉपुलेशन है, आप अग्री करेंगे इस बात से कि जितने मरीज उतने डॉक्टर नहीं, जो एक प्रेशर बिल्टअप भी करता है, और आपको लगता है कि इसको पूरा करने का कोई तरीका है तो वो क्या होगा? देखिए, ये तो सच है कि अभी हमारे अगर हम पॉपुलेशन डॉक्टर रेशियो देखें तो उसमें काफी पीछे हैं, लेकिन इसको अचीव करने के लिए मेडिकल कॉलेज की जरूरत होती है। मेडिकल कॉलेज के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉलेज जहां पे ज्यादातर नॉन क्लिनिकल टीचिंग होती है, जो क्लासरूम्स होते हैं, और एक होता है टीचिंग हॉस्पिटल। तो जो मेडिकल कॉलेज होता है जहां पे लेक्चर्स होते हैं वो सिर्फ डॉक्टर के लिए जरूरी होता है, डॉक्टर बनाने के लिए जरूरी होता है, पर जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए टीचिंग हॉस्पिटल की जरूरत है जहां इलाज भी होता है। तो अभी ये जो हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज अगर आप खोलेंगे, और अगर आप जो NMC के रूल्स हैं फैकल्टी के, उसको यदि आप पूरा करना चाहेंगे तो देश में आज क्षमता नहीं है कि हमारे पास इतनी फैकल्टी हो पाए। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि पूरे यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह चलता है। वहां पे टीचिंग हॉस्पिटल जो होता है वो केंद्रीय होता है, डिविजनल, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं उनको अपग्रेड करके टीचिंग हॉस्पिटल बना दिया जाता है। तो जैसे कि गांधी मेडिकल कॉलेज है भोपाल में और उसका टीचिंग हॉस्पिटल है हमीदिया, इसी तरीके से रायसेन, सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, इटारसी, ये सब के जिले अस्पताल जो हैं हमीदिया अस्पताल की तरह अपग्रेड करके टीचिंग हॉस्पिटल बना दिए जाते हैं, जिससे कि नंबर ऑफ बेड्स जो हमीदिया अस्पताल के हैं, कहने को उनके एसोसिएटेड हॉस्पिटल के साथ मिलके हजारों में रातों रात हो जाते हैं। और आपने जो अच्छी आपको सर्विस देनी है हेल्थ केयर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो भी आप प्रोवाइड करा पाते हो, क्योंकि जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के टीचिंग हॉस्पिटल के लेवल पे अपग्रेड हो गया। तो आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। अब नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ये बोला हुआ है कि इतनी सीटों पे हम इतने स्टूडेंट्स को देते हैं आपको एडमिशन के लिए। तो जब आपकी नंबर ऑफ बेड्स 4-5 गुने हो जाएंगे तो आपकी सीटें भी 4-5 गुनी हो जाएंगी। और आपको यदि ये लगता है कि आपकी फैकल्टी कम है एनाटमी की, तो वही एनाटमी का प्रोफेसर 2 लेक्चर ले सकता है, 3 बार लेक्चर ले सकता है, सेक्शंस बनाए जा सकते हैं, स्कूलों में सेक्शंस होते हैं। पर मेडिकल कॉलेज में हम अगर सेक्शंस का सिस्टम शुरू कर दें तो हम बहुत पैसा बनाएंगे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में जो हम वेस्ट करते हैं, और बहुत जल्दी हम डॉक्टरों को बना पाएंगे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित कैसे किया जाए, उसमें आपके ये दिए गए कुछ सुझाव हम शामिल कर सकते हैं जो अभी आपने बताया, या इसके अलावा कुछ और भी है? ये देखिए, जैसे मैंने बोला यूनिवर्सल हेल्थ केयर आएगी तो सरकार का काम रह जाएगा प्रीमियम भरना सिटीजन्स के लिए सिर्फ एक मेडिक्लेम कंपनी को जी। अब उसको अगर सारे के सारे अस्पताल PPP मॉडल पे दे, जैसे अभी मध्य प्रदेश में CT स्कैन और MRI 6 अस्पतालों में PPP मॉडल पे दे दिया गया है। पूरी पैथोलॉजी मध्य प्रदेश की और सारे मेडिकल कॉलेज की PPP मॉडल पे आउटसोर्स कर दी गई है। उसी तरीके से डायलिसिस, हर जिला अस्पताल की डायलिसिस आउटसोर्स हो चुकी है प्राइवेट पार्टनर को। इसी तरीके से किचन, लॉन्ड्री, ये भी आउटसोर्स हो गए हैं। अभी पहला पायलट प्रोजेक्ट सरकार ने क्लिनिकल सर्विस का टेंडर किया है, जिसका टेंडर अभी खत्म हुआ है, वो है सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज का। 1250 अस्पताल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें एक नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें वो कार्डियक सर्विसेज फॉर द भोपाल डिस्ट्रिक्ट, उसको उन्होंने आउटसोर्स किया है, और एक प्राइवेट पार्टनर उस पूरी कार्डियक सर्विस पूरे जिले की चलाएगा। अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो यही इनका वो है
एम की सारी के सारे जिला अस्पताल और सबको पीपीपी मॉडल पे दे दें और वो जो प्राइवेट पार्टनर है वो आयुष्मान योजना के तहत सबका इलाज करेगा। जी सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, आप स्कोप यूनिवर्सिटी सेंटर इंडिया की एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो फोकस करता है प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा। व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड? जी, इसमें थॉट प्रोसेस यही है कि आज हम देख रहे हैं कि स्किल्स जो है एक सेंट्रल इशू बन चुका है और इंडिया जो एक यंग कंट्री है, हमारी औसत आयु 29 वर्ष है, उसमें भी मध्य प्रदेश और भी यंगर स्टेट है, उसकी औसत आयु सिर्फ 26 वर्ष है। अगले 6 साल तक मध्य प्रदेश के पास ये पोटेंशियल है कि वो इंडिया भर के स्किल्ड मैन पावर सप्लायर भी बन सकता है और ग्लोबल जहां पे इंडियन स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी बड़े स्तर पे है, उसका भी सप्लायर बन सकता है। तो ऐसे प्रोग्राम्स की आज जरूरत है जो वर्क इंटीग्रेटेड हो, जहां पे स्टूडेंट्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से सीख सकें, जहां पे इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप के माध्यम से स्टूडेंट रियल जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है उसका एक्सपीरियंस ले सकें। और आज नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमें ये टूल मिलता है जहां पे हम इनोवेटिव कोर्सेज और वर्क इंटीग्रेटेड कोर्सेज लॉन्च कर सकें। तो इसी विजन के साथ स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, जिसमें हमारा थॉट है कि हर कोर्स के साथ एक इंडस्ट्री पार्टनर का होना बहुत जरूरी है और इंडस्ट्री से ही हम करिकुलम लेते हैं, इंडस्ट्री में ही हम इंटर्नशिप देते हैं और ये अगर हम करते हैं तो हमें लगता है कि एम्प्लॉयबिलिटी को हम काफी हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे और यहाँ के युवाओं को रियल और इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एनरोल भी कर पाएंगे और उन्हें अच्छे प्लेसमेंट के साथ जोड़ पाएंगे। लेकिन हर यूनिवर्सिटी कैंपस सिलेक्शन को इतना प्रमोट क्यों करती है? जी, कैंपस सिलेक्शन अगर मैं स्टूडेंट के रेटिंग पैरामीटर्स देखूं तो कैंपस सिलेक्शन इज वन ऑफ द हाईएस्ट पैरामीटर। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका एक बड़ा एम नॉलेज क्रिएशन भी है, एक कैरेक्टर बिल्डिंग है, एक राइट सिटीजन ऑफ द कंट्री बिल्डिंग है। हमारा काफी बड़ा फोकस इस समय सिर्फ जॉब क्रिएशन पे हो गया है, जो कि गलत नहीं है। सो कैंपस सिलेक्शन पे इसलिए जोर रहता है बिकॉज आज हमारे यहाँ पे जिस तरीके की जॉब आ रही हैं और जॉब्स चेंज हो रही हैं, तो सभी स्टूडेंट्स को एक अपने भविष्य के लिए और एक लॉन्ग टर्म करियर के लिए कैंपस भी इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर रहता है। सो मेरी सभी युवाओं से सिर्फ ये रिक्वेस्ट रहती है कि ऐसे कैंपस को चुने जहां पे आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एटीट्यूड भी मिले और स्किल्स भी मिले, जिससे कि आप कैंपस या उसके बियॉन्ड अपने करियर को आगे बढ़ा सके। क्योंकि आपने फ्यूचर की बात की, डॉक्टर सुबोध, बहुत समय हो गया है आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं स्टेट में। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? अभी जैसा मैंने बोला कि सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिछले 8 साल से तो हम चला ही रहे हैं। अगले कुछ माह में हमारी सिद्धांता कार्डियक यूनिट जेपी हॉस्पिटल में 50 बेड की चालू हो जाएगी और हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन एक 400 बिस्तर का सिद्धांता मेडिसिटी का शुरू कर दिया है रेरा कॉलोनी में, जिसका बेसमेंट का काम शुरू हो गया है। तो ये हमारे हेल्थ के प्रोजेक्ट्स रहेंगे प्रदेश के लिए। Wishing both of you all the very best, sir. Thank you so much for joining us. Dr. Subodh, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, धन्यवाद। और एक बार जोरदार तालियों के साथ इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं।